खासतौर पे उन जगहों पे जहां एक्सप्लिसिट तौर के ऊपर आपको कुछ दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपको मुगल एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, एज इट इज ये लाइन यूज की गई है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि हम हैं कहां। सो सोसाइटी को सबसे पहले देखिएगा, मेरे ख्याल में यहां जो बनाया था वो आया नहीं है उसमें। तो सोसाइटी के जनरली 3 कंपोनेंट हम बनाएंगे, एक होगा रूलर, एक होगी हमारी कंप्लीट सोसाइटी और एक होगा हमारा उनका ऑक्यूपेशन या इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो क्वेश्चन कहां से उठकर आता है? प्रीलिम्स के अंदर XYZ को इस समय काल में क्या कहते थे, वो कहां से निकल कर आता है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और एक सोसाइटी का स्ट्राटा है, वहां से वो टर्म निकल कर आती है। लास्ट ईयर क्वेश्चन था। फिर एक टर्म ये निकल कर आता है कि राजा किस तरह से इस इकोनॉमिक एक्टिविटी से पैसा कमाता था, दैट इज नोन एज द टैक्सेशन। फिर सरकार इन एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज करती थी। तो सरकार का रिलेशनशिप सोसाइटी से इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से होता है, साथ ही साथ में राजा कुछ पैटर्नाइज कर सकता था आर्ट को, कल्चर को, कल्चर के अंदर रिलीजन शामिल है। सो पैटर्नाइजेशन होती थी और यह समाज इसको किस तरह से देखता था, रिलेशनशिप। क्वेश्चंस प्री में आपको सुपरफिशियल यहां और यहां से आते हैं, मेंस में आपका एरिया यहां हो जाता है। तो हमारे पास पर्सपेक्टिव बदल जाते हैं। पहले के समय में हमको 3 पार्ट दिए होते थे, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल। ये सिलेबस में आपको एक और एलिमेंट जोड़ दिया गया है, कल्चरल। ये कल्चरल एलिमेंट इसका हिस्सा है सोसाइटी के अंदर, और इसी कल्चरल से इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी चला करती हैं। ये अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आपके लिए मेंस काफी हद तक आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी इस तरह की चीजें हैं जिसमें कंसेप्ट और फैक्ट का असिमिलेशन करना जरूरी होता है। हमेशा इस चीज के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि जनरली हिस्ट्री इतने वाइड होती है या ज्योग्राफी इतनी वाइड होती है फैक्चुअल कंटेंट के अंदर कि यहां पे हम 100% नहीं कर सकते। प्रीलिम्स के अंदर सवाल ऐसा आ गया कि हमारे पास नहीं है नॉलेज, तो हमसे गलत हो जाएगा। मेंस में हम एक पैटर्न इवॉल्व कर सकते हैं कि गिरी से गिरी हालत में कुछ नंबर मिल जाए, एवरेजिंग आ जाए। सो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट इतना सिंपल है कि आपको दिया है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ कंसेप्ट समझना जरूरी है। हम लोग एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, तो राजा और राजा के पावर्स को हम नहीं जानते, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। अब राजा है, एनी रूलर, सबसे पहली चीज एक रूलर है, इसके पर्सनल बातचीतें, इसका टाइटल होता है, इसका टाइम पीरियड होता है, इसकी एक कैपिटल होती है। जनरली ही इज हेड ऑफ ऑल द 3 ब्रांचेस। एग्जीक्यूटिव के अंदर मैंने मिलिट्री लिया है, या आप 4 ब्रांचेस कहेंगे तो चारों ब्रांचेस का वो हेड है। साइमल्टेनियसली वो सुप्रीम अथॉरिटी रखता है हर चीज के ऊपर। सो क्यों राजा है? सवाल उठता है, अगर कोई व्यक्ति राजा है तो वो राजा क्यों है? आर्टिकल 32 5वीं रेट कौन सी? 32 क्या होता है? शाबाश। आर्टिकल 32 लास्ट रेट। कुआ, क्या? कौवा, कुआ, को है वो, को, QUO है, को वारंटो। को वारंटो का मतलब क्या होता है हिंदी में? अधिकार। हाँ, मतलब किस अधिकार से। सो को वारंटो इस पे लगा के देखो। शाबाश शाबाश तान्या, गुड मॉर्निंग। सो इस पे अगर को वारंटो लगाओगे कि किस अधिकार से तुम राजा बन के बैठे हो, कौन लगाएगा? यहां पे तो हम रिट लेने जा रहे हैं तो जुडिशियरी से लेकर आ रहे हैं, वो तो वही खुद है। तो वो क्या अपने ऊपर रिट लगा सकता है? नहीं। सो सबसे पहली चीज यहां एक कंसेप्ट आता है, द कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ किंगशिप। पहली चीज याद रखना, पहला प्रिंसिपल याद रखना। किसी भी राजा को या किसी भी डायनास्टी को अगर पढ़ने की कोशिश कर रहे हो और उम्मीद है कि वहां से एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेप्ट आ सकता है, तो थ्योरी ऑफ किंगशिप क्या है? तो सबसे पहली चीज इस राजा की होगी थ्योरी ऑफ किंगशिप। सिंपल। अब थ्योरी ऑफ किंगशिप के अंदर क्या वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होता था? अकबर को इलेक्ट करेंगे अपन, इलेक्शन करवाएंगे ना।
बाबर का इलेक्शन हुआ था? नहीं। हेरिडिटी, तो पहला कंपोनेंट निकल कर आता है हेरिडिटी। फिरोज शाह तुगलक के साथ क्या हुआ? इल्तुतमिश के साथ क्या हुआ? नोबल्स ने इलेक्ट किया था, ठीक है। इलेक्ट करना बेहतर नहीं होगा, सिलेक्ट किया था। इलेक्शन इज डिफरेंट, सिलेक्शन इज डिफरेंट, नॉमिनेशन इज डिफरेंट। सो ये कंसेप्ट है, राजाओं के साथ ये चीज आएगी। इल्तुतमिश का एडमिनिस्ट्रेशन आ गया तो थ्योरी ऑफ किंगशिप। सो वह हेरिडिटी तो नहीं था, इट वॉज नॉट हेरिडिटी। लेकिन इल्तुतमिश की बेटी जब राजा बनती है रजिया सुल्तान, तो वह हेरिडिटी था। बट शी वॉज अगेन पुट ऑन द थ्रोन बाय द नोबल्स। चालीसा ने करा। बाबर ने कैसे राज लिया? सिलेक्ट हुआ, इलेक्ट हुआ, वो कॉन्कर किया। तो ये कंसेप्ट याद रखना कि एक डायनास्टी के अंदर अगर कोई एक राजा बन रहा है तो वो कैसे बन रहा है, उसकी थ्योरी क्या है। सो थ्योरी ऑफ किंगशिप हो गई पहली। अब उसको एक स्ट्रक्चर तैयार करना है, राज करना है। अकेला सब कुछ काम नहीं कर सकता, अकेला चना नहीं, हाँ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ऐसा कुछ है, जो भी है व्हाटएवर। तो राजा के मामले में हमारे पास अगला कंसेप्ट निकल कर आएगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर। नाउ दो कंसेप्ट के ऊपर बात होगी। एक, राजा का एरिया छोटा अगर होगा तो वो उसे आराम से कंट्रोल कर लेगा। अगर वो एरिया बड़ा है, और उस समय पर जब आपके पास टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं होता था, हर कारे चलते थे, घोड़े पर बैठकर मैसेंजर्स आते थे, तब आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो अगली चीज हम जो बनाएंगे दैट वुड बी योर स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के अंदर पहला कंपोनेंट निकलेगा द सेंट्रल कंपोनेंट, देन अगला आएगा प्रोविंशियल। इसको इसी तरह से देख लो कि यूनियन और स्टेट्स, ये मॉडर्न टर्म के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन दो तरह से। फिर जब हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो इसके अंदर सब डिविजन्स की बात करेंगे। मैं जनरल वर्ड यूज कर रहा हूं, तो सब डिविजन्स आएंगे कि एक प्रोविंस को आप कैसे बांटते थे, और इन सब डिविजन्स के बाद में आपके पास हो सकता है लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आए, हो सकता है इसके बाद भी एक लेवल और फिर एक लेवल। सो अकबर इनिशियली, जब हम मुगल्स की बात करें तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट बाबर, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हुमायूं, क्योंकि इन लोगों ने वो काम नहीं किया जो अकबर ने किया है। इसलिए हम अकबर को रियल फाउंडर कहते हैं, इसलिए हम इल्तुतमिश को रियल फाउंडर कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं कहते, क्योंकि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया, इक्ता तरीका था। तो उसे प्रोविंसेस बनाई इक्ता के नाम से, और इक्तदार रख दिया, उसको पावर्स दे दिए। अब ये तो स्ट्रक्चर हो गया, ये तो एक पोस्ट हो गई। आप जो बनने जा रहे हो वो आप नहीं बन रहे हो, वो तो कुर्सी का नाम है, उसको आप ऑक्यूपाई करने जा रहे हो। पद और पदवी, पद है, पद कागज के ऊपर है, पदवी आपकी है, आप धारण करोगे। तो राजा की जो गद्दी है वो है, जो थ्रोन है, उसका सिंहासन है वो है, उस पर कौन बैठेगा, वो बंदा उसको धारण करेगा। अब वो जब बैठता है तो वो अपना नया नाम रख लेता है कई बार, तो हम वो टाइटल्स का नाम यूज करते हैं। अकबर है तो ठीक है, अकबर तो अकबर है। जहांगीर तो असली नाम क्या था, तो उसका पूरा टाइटल क्या था, है ना। शाहजहां है तो शाहजहां क्या उसका असली नाम था? नहीं, शाहजहां उसने टाइटल लिया था। कंसेप्ट आ गया समझ में? तो ये कंसेप्ट के ऊपर बात है, थोड़े थोड़े से छोटे छोटे कंसेप्ट रखना है। अब जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हमको उस टाइम पर यह देखना है कि राजा क्या करना चाहता है। सो दिल्ली सल्तनत के अंदर मैंने पूरा चार्ट बना के दिया था आपको, सारे डिपार्टमेंट्स का बना के दिया था, किस राजा ने कौन सा डिपार्टमेंट चालू करा, क्या फंक्शन था। यह एडमिनिस्ट्रेशन और सल्तनत पीरियड है। अब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जब हमको देंगे तो सेंटर में आपके पास कुछ चीजें होना चाहिए। एक तो उसका बंदा होना चाहिए जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं, एक बंदा होगा जो डिप्लोमेटिक काम करेगा या जिसे हम राइटर कहेंगे, डिप्लोमेटिक या फॉरेन रिलेशन, करेस्पॉन्डेंस वाला काम मिलता है हमको। करेस्पॉन्डेंस खुद नहीं लिख सकता, अकबर कैसे लिखेगा, तो अनपढ़ था। फिर एक काम सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है मेरे पास, वो होता है फाइनेंस एंड मिलिट्री। ये जनरल है, दैट इज इन अ शॉर्ट हमारे पास एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, एक लेजिस्लेटिव ब्रांच है, एक जुडिशियरी ब्रांच है, और एक चौथी यहां पर लेना जरूरी हो जाती है मिलिट्री।
मॉडर्न टर्म के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 53 अपने आप में वो चीज बोल देता है कि प्रेसिडेंट इज द कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस। बट राजाओं के टाइम पर यह मामला अलग था। तो आपका काम क्या हो गया, ये 4 मेजर एस्पेक्ट्स को उठाना। कोई सा भी XYZ एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जाए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कैसे लिखोगे? चार्ट बनाना। मिलिट्री के अंदर लिखना, अच्छी सेना थी, हाथी थे, घोड़े थे, तलवार होती थी, भाले होते थे, इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट, ये कोर थी, लिख दिया। साउथ इंडिया में पहुंचो तो लिख देना नेवी भी थी। ये ब्रॉडर आउटलाइन है, जनरल आउटलाइन है, हर जगह चिपका सकते हो, रटने की जरूरत नहीं होती हिस्ट्री में। तो कई बार हमारा वो कंसेप्ट होता है, यार अभी तो बहुत करना है, नहीं करना है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर हम पैरामीटर बना लेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। हमारा काम क्या होता है, प्री के लेवल के इसके अंदर फैक्ट्स डालना। फैक्ट्स प्री में है, MPPSC में, मेंस में कंसेप्ट है। और यही डिफरेंस है जिसकी वजह से हिस्ट्री के अंदर नंबर कम आते हैं, क्योंकि फैक्ट रट लिए, कंसेप्ट पता नहीं है। UPSC वाले MPPSC में क्यों ढह हो जाते हैं? कंसेप्ट सारे पता है, फैक्ट नहीं पता है, फिर भी इंटरव्यू में पहुंचते हैं UPSC वाले, क्योंकि कंसेप्ट है, मेंस में कंसेप्ट है। सो डिफरेंस क्या है? हिस्ट्री वही है, लेकिन डिफरेंस है फैक्चुअल कंटेंट और कंसेप्चुअल कंटेंट। इस प्री के अंदर कंसेप्चुअल कंटेंट भी था। सो ये छोटी छोटी चीजें जिनका ध्यान रखना है। अब प्रोविंसेस हैं तो प्रोविंसेस के अंदर भी यही काम आएगा, यही ब्रांचेस आएंगी। सो आपके पास लेजिस्लेटिव ब्रांच होगी, एग्जीक्यूटिव होगा, जुडिशियरी होगा, मिलिट्री होगा, एंड साइमल्टेनियसली होगा। ये ध्यान में रखना है कि ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। चाहे वो अशोका का लिख रहे हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य का लिख रहे हो, चाहे बिंदुसार का लिख रहे हो, बिंबिसार का लिख रहे हो, अजातशत्रु का लिख रहे हो, किसी का भी लिखोगे ये स्ट्रक्चर आएगा। हो सकता है प्रोविंसेस नहीं हो सकता है प्रोविंसेस हो सकता है। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो पहला सवाल ये आता है कि अकबर का किस समय का प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन? अकबर है 1556 में पानीपत सेकंड को लड़ता है और 1605 में कार्नाटिक फर्स्ट में डेथ हो जाती है। कैसे मरा था अकबर? अकबर की डेथ, बोलो ना, तुम घबराते क्यों? गलत बोलो, बोलो तो सही। लूज मोशन, डिसेंट्री हो गई थी, ठीक है। सो किस टाइम पर लेंगे? तो जनरली अगर व्यक्ति ने अपने साम्राज्य को बनाया है, एम्पायर क्रिएट किया है, तो उसकी मैक्सिमम टेरिटरी को लेना है, यह रूल रखना। अब मैक्सिमम टेरिटरी क्या थी उस टाइम पर? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड नहीं। हमेशा याद रखना, एंशियंट और मेडिएवल हिस्ट्री के अंदर माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पासेस और रिवर्स जनरल बाउंड्री लाइन थे। सो हिमालय से लेकर गोदावरी तक, क्यों? अहमदनगर पे कैप्चर कर लिया था, आधा अहमदनगर था, तो रफली वीकेंड से नर्मदा को क्रॉस कर चुका था। कई जगहों पे हमें मिलता है हिमालय से नर्मदा तक। एग्जाम्पल एंशियंट में बड़ा नाम है हर्षवर्धन, हिमालय से नर्मदा तक, क्योंकि नर्मदा की बैटल हारा था वो। फिर इसी तरह से ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे। सो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड भूल जाना, पूरी हिस्ट्री में गायब है, एंशियंट मेडिएवल में कहीं नहीं मिलता। मुगलों तक ने उसको ट्राई नहीं किया, अंग्रेजों ने उसको लेकर आना है। सो कहां तक जाओगे? मुगलों ने कामरूप पर, दैट असम पर अहोम किंगडम हुआ करती थी, जिन्होंने मुगल्स को या बंगाल गवर्नर्स ऑफ मुगल्स को भयंकर हराया था, 1516 टाइम हराया था। सो अहोम किंगडम बड़ा नाम है लेकिन गायब है हिस्ट्री बुक से, वो भी कैप्चर नहीं करना। क्या काम है और क्यों है? कंसेप्ट ये है, मैंने ट्रायंगल बनाया, राजा बनाया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बनाई। इस समय पर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? हम सेटल हो चुके हैं और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। मेजर रेवेन्यू कहां से आ रहा है? तो मैं अगर माउंट एवरेस्ट को जीतने जाऊंगा तो वहां पे कौन सी खेती करूंगा? सो लुक्रेटिव बिजनेस राजा के लिए क्या है? हाय, इधर आना, हाय बोल। अरे लंबा चौड़ा बीमार पड़ता रहता है, चेहरे से लग रहा बीमार। और ये बाल कैसे हो रहे? अरे वो थोड़ी से हेलमेट नहीं हेलमेट का कार से है। कार से है? हाय हाय, तू बैठ जाता है आल्टो में? अच्छा ठीक है, पहलवान आ जाया कर, सुन के ही आया लगता है तू, है ना? आ जा। हाँ तो अब रोज बोल दूंगा मैं सुबह, राघवेंद्र हे राम, राम राम करने आ जाओ। ओके, व्हाट वाज आई टेलिंग यू? क्या था? टैक्स। तो लुक्रेटिव बिजनेस एक राजा के लिए क्या होगा?
मुझे पैसा बढ़ाना है तो मैं पैसा कहां से लाऊंगा? टैक्स कहां से आएगा? खेती से। खेती कहां होगी? कौन सी लैंड में होगी? फर्टाइल लैंड में। फर्टाइल लैंड कहां मिलेगी? और उनके पास तो स्प्रिंकलर सिस्टम थे, ड्रिप इरिगेशन था। अच्छा, किस तरह का इरिगेशन था? पहला नेचुरल, दूसरा बहुत छोटे तौर के ऊपर आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम। तो मेन डिपेंडेंसी कहां हो गई? ओवरऑल नेचुरल। सो ओवरऑल मॉनसून बेस्ड। ओवरऑल तो मेरे पास एरिया कौन सा बचा? हर वो एरिया जो फर्टाइल है, दैट इज प्लेन्स। सिग्निफिकेंस किसका आ गया? कॉन्क्वेस्ट ओवर प्लेन्स। सिंध, पंजाब, नॉट बलूचिस्तान, नॉट बॉदर्ड विद बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में इतनी एग्रीकल्चर नहीं है। सिंध मेजर, पंजाब मेजर, गुजरात मेजर, पूरा बेल्ट दिल्ली से लेकर मतलब मॉडर्न हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फर्टाइल प्लेन है। दैट इज द बिग प्लेन, BIG, ब्रह्मपुत्र, इंडस और गंगा के प्लेन्स। इस पे अगर आपका कब्जा है और आप लेटेस्ट इमेजिन 33% टैक्स ले रहे हो, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे कि सिर्फ इस इलाके के अंदर आज के गेहूं का 33% सरकार लेने लगे, विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि खेती के ऊपर टैक्स नहीं है। तो आदत खराब हो गई हमारी। उस टाइम पर 33% या लेट्स से 20% या लेट्स से 10% भी आपने लिया तो कितना रेवेन्यू आ रहा है? अब रेवेन्यू क्यों लेना है ये समझना। मैं राजा हूं, नया नया बना हूं, मेरे साथ 4 सैनिक चल रहे हैं, मुझे तो बलि मिल रही है, बलि यानी मुझे दान दक्षिणा में लोग देके जा रहे हैं, मेरे साथ मदद करने वालों को कुछ नहीं मिल रहा। सो आई एम गोइंग टू गिव देम कि ये खाना तू ले ले। सो पहला क्राइटेरिया सरकार के कि मुझे टैक्स वसूल करना है, कहां लिखा था? फाइनेंस फॉर मिलिट्री, पहला काम। और दूसरा काम, अगर मुझे किसी जगह पर इन्वेजन करना है वो भी मिलिट्री। अगर मुझे किसी जगह पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो भी मिलिट्री। सो मिलिट्री फोर्सेस वेयर मोस्ट इसेंशियल टाइप ऑफ फोर्सेस ड्यूरिंग ऑटोक्रेटिक डेस्पोटिक रूल्स ऑफ रूलर्स। ऑटोक्रेटिक, डेस्पोटिक, 2 वर्ड हैं। कंसेप्ट आ गया समझ में? क्यों कर रहे हो तो कारण क्या है पीछे, हो गया। फैक्ट्स भर देना, कहां का फैक्ट है, किसका फैक्ट है वो आप निकाल सकते हो। कहां से शासन करोगे? अब एक स्थान होगा। मध्य प्रदेश बना था, मध्य प्रदेश की कैपिटल के ऊपर सवाल उठा था, कहां बनाना है? भोपाल। क्यों बनाया? क्योंकि बिल्डिंग्स बहुत सारी खाली थी, स्टेट सरेंडर हो गया था। सिंपल। सो सेंटर भी था रफली अराउंड। तब आपको क्या चाहिए? राजा है, स्ट्रक्चर है, तो एक हेडक्वार्टर होगा। अब ये जो हेडक्वार्टर है उसे हम कहते हैं कैपिटल। इसी तरह की प्रोविंशियल कैपिटल होगी, इसी तरह सब डिवीजन की, और इसी तरह से लेटर डिविजन्स की। इंदौर क्या है? हे खंडवावासी, इंदौर क्या है? नहीं, इंदौर क्या है? हे भोपालवासी, इंदौर क्या है? कमर्शियल कैपिटल इंदौर। हे इंदौर वासी, इंदौर क्या है? इंदौर सिटी है। ठीक है, एक ने कहा इंदौर सिटी है। अच्छा, इंदौर तहसील भी है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट भी है, इंदौर के नाम पर डिवीजन भी है? तो पहले क्या होता था कि हमारा एक डिवीजन हुआ करता था नर्मदापुरम। होशंगाबाद एक शहर था, कैपिटल थी उसकी, मतलब हेडक्वार्टर था। अब उस होशंगाबाद का नाम बदल के क्या रख दिया हमने? चंबलपुरम। नर्मदापुरम ही रखा है। अच्छा ठीक है। सो नर्मदापुरम नाम दे दिया। वो उसके अंदर एक तहसील भी हो सकती है, उसका शहर भी हो सकता है, उसका डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। तो हम एक पूरी टेरिटरी के अंदर नीचे उतर सकते हैं। वो काम यहां पे भी होता है। ठीक है। मालवा सल्तनत है, कैपिटल कौन कौन सी थी? सो मालवा सल्तनत में अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग कैपिटल है। कैपिटल मतलब राजा का काम कहां से चल रहा है, दैट इज ऑफिशियल बिजनेस कहां से एग्जीक्यूट हो रहा है। आगरा वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ अकबर। बाद में उसने फतेहपुर सीकरी बना दिया, कैपिटल शिफ्ट कर दी। फिर बीच में वो लाहौर रहने चला गया, लाहौर कैपिटल हो गई उसकी। जहां वो रहेगा वहां कैपिटल होगी। सो मध्य प्रदेश के गवर्नर के हाउसेस कितने हैं? 2 हैं। कहां कहां हैं? भोपाल एंड पचमढ़ी। स्टेट हाउसेज हैं, राज्यपाल के भवन है, राजभवन कहते हैं उसको हम। सो 2 जगह क्यों है? जब गवर्नर वहां पहुंच जाएंगे तो ऑफिशियल काम वहां से होगा।
सो राजा जहां रहता था वहां उसका ऑफिशियल काम होता था, चाहे वो कहीं पर भी हो। जब हम एक बात बोल रहे हैं कि एक्सपीडिशन के अंदर की बात है, ठीक है, सेविंग डिफेंस वाली बात नहीं है यहां पे। एक्सपीडिशन पे बाबर की फोर्सेज आई, 12-14 हजार फोर्स लेकर आया। तो क्या सिर्फ 12-14 हजार लड़ाकू थे उसके साथ? ना, फोर्सेस के साथ में उनके परिवार भी चलते थे, क्योंकि एक्सपीडिशन पे चल रहे हैं तो साल भर का काम है, 2 साल का काम है, हो सकता है आए नहीं जीवन में। सो बड़े बड़े लड़ाकाओं के साथ उनकी फैमिलीज चला करती थी। हम क्यों बोलते हैं कि हुमायूं गंगा के अंदर बह गया और उसकी पत्नियों को शेरशाह ने कब्जे में ले लिया? क्यों था ये? तो महिलाएं साथ में हैं। अब क्या सिर्फ रानी जो है वो सारे काम करेगी? वो तंबू कलेक्ट करेगी, वो खाना भी बनाएगी? इनके साथ खाना खिलाने वाले, इनके काम करने वाले, ढोल बजाने वाले, पानी पिलाने वाले, डॉक्टर्स, पूरी फोर्स चलती थी। सो ये कहा जाता है कि अगर आपको फोर्स बोला गया है कि 10,000 की फोर्स है, तो आप ये मान के चलिएगा कि 40,000 लोग साथ चल रहे हैं। 1:3 का रेशियो रहता था। अगर एक लड़ाका है तो उसके पीछे 3 लोग रहते थे जनरली, नॉट ऑलवेज। ऐसे इब्राहिम लोदी की 1 लाख की फोर्स आपने बोली तो वो फोर्स थी, क्योंकि पानीपत पास में फोर्स इकट्ठी होकर पहुंच गई, फिर भी उसके साथ में और लोग रहे होंगे। तो ये कंसेप्ट है। दिस इज कंसेप्ट व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। वो चीज देखी ही नहीं है हमने। इनके साथ में लोहार चलते थे। लड़ाई जो होती है, लड़ाई कैसी होती है? सबसे बड़ी चीज को कहते हैं हम वॉर। इस वॉर के अंदर बहुत सारी बैटल्स होती हैं और इन बैटल्स के अंदर बहुत सारी स्कर्मिशेस हो सकती हैं। स्कर्मिशेस यानी मुठभेड़, ठीक है। 2 घंटे यहां भिड़ लिए, फिर छुट्टी हो गई, चाय वाय पी ली, फिर 2 घंटे वहां भिड़ लिए, स्कर्मिशेस हैं, लेकिन वो पूरे दिन की बैटल हो गई। अब कई सारी बैटल मिलकर एक वॉर बनती है। सो पानीपत की बैटल कहते हैं, कर्नाटक की वॉर कहते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट? सो देयर आर सर्टन बेसिक पैरामीटर्स जो मेंस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, विच नॉर्मली ना तो बुक कवर करती है, ना नोट्स कवर करते हैं, और कोई बताने में विश्वास भी नहीं रखता है। कंसेप्ट अगर आप लिखते हो, क्लियरली लिखते हो, तो आपके चांसेस अच्छे नंबर लाने के बढ़ जाते हैं। और अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? नंबर लाना है। नंबर के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर लाना है। सारा केस फिगर्स के ऊपर है। हाउ मच मार्क्स आउट ऑफ 1475, यही है ना? 1575 में से कितने आ रहे हैं? सारा खेल यही है। सो राजा का सबसे पहले थ्योरी ऑफ किंगशिप, दूसरा काम स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर पद बना दी गए और उस पद का नाम दे देंगे। सो जो भी लैंग्वेज उस टाइम पर चल रही होगी, जिस टाइम पर वो लैंग्वेज का असर हो रहा होगा, उस चीज को हम देखेंगे क्या हुआ। अरे वो सोनोग्राफी कराने जाना है। तो जाना नहीं अभी नहीं, आधे घंटे बाद जाना क्लास। ओके। सो अब आप यहां पे क्या लिखोगे? इसको क्या कहते थे, इनको क्या कहते थे, इनको क्या कहते थे, इनको क्या कहते थे, इनके अंदर इन सब के नाम। ये प्री का काम खत्म हो जाता है। स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर पे नाम लिख दिए, ये बंदा ये काम करता था। अकबर के टाइम पीरियड पे दीवान सबसे ज्यादा पावरफुल होता था। आज दीवान किसको बोलते हैं गुरुदेव गांव में? दीवान जी किसको बोलते हैं? दीवान मुनीम को भी बोलते हैं और जनरली पटवारियों को बोलते हैं दीवान जी। क्यों बोलते हैं? खजांची क्यों बोलते हैं? फाइनेंस है। सो दीवान हाईएस्ट अथॉरिटी है। क्यों? अगर उसके पास पैसा नहीं आएगा तो मिलिट्री क्या करेगी? अल्टीमेट एवरीथिंग कम्स डाउन टू ओनली वन एस्पेक्ट, पैसा। इसीलिए प्री के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यूनिट 5 और यूनिट 6 टॉक्स अबाउट इकोनॉमी एंड पॉलिटी। सिलेबस हम कंबाइंड रहता है, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। पेपर 2 की अगर आप बात करोगे, सो पहला पार्ट है पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा पार्ट है सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमी। ये इंटर रिलेटेड पेपर है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आइडेंटिकली फर्स्ट पेपर में डाला गया है। सो देयर आर कंटिन्यूअम, देयर आर रिलेशन, जिनको समझना बहुत आसान है और बड़े आराम से आप समझ सकते हो। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब कंसेप्ट क्या आ गया? स्ट्रक्चर बना दिया आपने। स्ट्रक्चर आप पढ़ लोगे कि यहां प्रोविंसेस में ये काम करता था, सॉरी सेंटर में ये थे, प्रोविंसेस में ये थे, इसके बाद ये। अब जैसे दीवान है तो यहां जो फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन खोलेंगे, क्या इंपॉर्टेंस आया? पहला मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन,
दूसरा, उसको चलाने के लिए फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन। बगैर फाइनेंस के कुछ काम नहीं होगा। तो फाइनेंस को समझना सबसे इंपॉर्टेंट काम है किसी भी राजा के लिए, फाइनेंस समझना इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, इस फाइनेंस में, कहां लिखा है, इस फाइनेंस में राजा कितनी तरह का टैक्स लेता था। पहली चीज, पैसा कमा रहे हो तो टैक्स। पहला टैक्स कहां से आएगा, कोई सा भी एंशिएंट में डायनास्टी हो, कोई सा भी मेडिएवल में हो, पहला टैक्स होगा खेती के ऊपर लगाए जाने वाला कर। कि तुमने कितना कमाया, तुमने 10 क्विंटल निकाला, लाओ 50 क्विंटल हमारा, दैट इज 50%। लाओ 3 क्विंटल 33 ग्राम, 33%, 30%, 10%, इट कैन गो अप टू 70 और 80%। कि तुम्हारे लिए बीज बच गया, खाना बच गया, बाकी तुम काम करो। थ्योरी कैसे आई, ये टैक्स कैसे लगा रहा है। अब अगला कंसेप्ट है, तुम्हारे कौन सी शक्ति है जो तुम लगा रहे हो। आ गए कंसेप्ट। सवाल फिर उठा, तुम्हें अथॉरिटी किसने दी कि तुम हमसे टैक्स ले सकते हो। तो कंसेप्ट ये है कि अर्लीस्ट फेज में, अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर, ऑल द प्रॉपर्टी वाज जॉइंट। ट्राइबल हो, नोमाड हो, घोड़े पे बैठे हो, गाय ढोर लेकर निकले हो, तो जहां पे बैठ गए सबके गाय ढोर एक साथ चल रहे हैं, तो प्रॉपर्टी वाज कॉमन। जैसे ही राजा का अहमियत बनना चालू हुआ तो धीरे धीरे ट्रांजिशन होने लगा और सारी लैंड्स कहलाने लगी राजा की। तो एक युद्ध दूसरे राजा से अगर हो रहा है तो वो डिसाइड करेगा कि कितनी टेरिटरी उसके पास है। सो राजा इज इक्वल्स टू, क्लियर हो गया। अब राजा के पास टेरिटरी है, सो वह टेरिटरी बांटेगा और इस वजह से स्टेट की बाउंड्रीज वेरी करेंगी। राजा मरा, अकबर मरा, हर जगह टर्मोइल हो जाता था, सब लोग तैयार हो जाते थे विद्रोह करने के लिए, आजाद होने के लिए। क्यों, उसके दबाने वाला फोर्स हट गया। एक बड़ा पेड़ था वो गिर गया और उसके नीचे छोटे छोटे जो पौधे थे वो बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसमें कभी कोई सक्सेसफुल होता है, कभी नहीं होता। तो बहुत सारे पेड़ पौधे भी एक साथ इमर्ज हो सकते हैं। होगा जब भी एक बड़ा, बहुत बड़ा पावरफुल एम्पायर क्रम्बल डाउन होगा, उसके बाद छोटे छोटे स्टेट्स बनेंगे, चाहे वो मौर्यन के बाद हो, चाहे वो गुप्तन के बाद हो, चाहे वो मुगल्स के बाद हो, या अलाउद्दीन खिलजी के बाद हो। वेरी सिंपल एस्पेक्ट। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं राजा हूं, मेरे पास डंडा बड़ा है, अब मैंने एक बड़े एरिया को जीत लिया है, अब मेरे पास बहुत सारे, मैं हर जगह तो जा नहीं सकता, मुझे चाहिए क्या, कुल मिला के पैसा चाहिए, आई नीड टैक्स। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं लोगों को बांटना चालू करूंगा। सो थ्योरी आएगी कि किस बेसिस के ऊपर मैं प्रोविंसेस के अंदर डिवीजन करूंगा। सो इक्ता वही एक डिवीजन है। इक्ता वाज अ डिवीजन जिसके अंदर हमने आपको दे दिया, तुम्हारी जमीन है, इसमें से इतना टैक्स दे देना, अपनी फोर्स तैयार रखना, जब भी बुलाऊंगा तब आ जाना। मेरा बड़ा डंडा है तो रेबेलियन के चांसेस ज्यादा है। कमजोर राजा बना, गवर्नर ने रिवोल्ट कर दिया, इक्तदार ने रिवोल्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा है और उसके पास पावर ज्यादा है। क्यों हम देखते हैं बंगाल के गवर्नर्स के रिवोल्ट ज्यादा है, क्यों हम देखते हैं गुजरात के गवर्नर्स के रिवोल्ट ज्यादा है। सिंपल, इनके पास पैसा ज्यादा है, क्योंकि इनके पास रेवेन्यू ज्यादा है। कंसेप्ट आ गया। तो राजा पावर ट्रांसफर कर रहा है, उस ट्रांसफर का बेसिस क्या है। इक्ता उस तरह का था। तो अकबर ने क्या करा, अकबर ने कहा भैया मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो तुम्हारी पोस्टिंग दे रहा हूं, तुम्हारे पास पावर नहीं है। इक्ता में और इसके एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा फर्क यही है कि इसने रीजनल गवर्नर्स को लिमिटेड पावर दिया। दीवान जी से बोला, बढ़ के दीवान जी यहां वाले से, कि यहां वाला जो तेरा एग्जीक्यूटिव के अंदर फाइनेंस, बोले यहां पे तेरा दीवान रहेगा जो तुझे डायरेक्ट बोलेगा। सो सेंट्रल दीवान के अंडर में सारे प्रोविंशियल दीवानों को अपॉइंट कर दिया। इस बंदे को पोस्टिंग जो दी, जो जिसको गवर्नर बनाया, उसके पास ये पावर नहीं रखा, उसकी अपॉइंटमेंट बाहर से आ रही है, बाकी जगह पे ये अपॉइंटमेंट कर सकता था कुछ जगह पे। सो प्रोविंशियल अपॉइंटमेंट्स का काम अकबर के पास था। उसी तरह से जैसे आज हमारा प्रेसिडेंट गवर्नर अपॉइंट करता है, या हमारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सीजे अपॉइंट करता है। सो सिंगल स्ट्रक्चर है लेकिन अपॉइंटमेंट होते हैं। तो अकबर ने अपॉइंट कर दिया पहला। फिर क्या बोला कि तुमको इतना सारा सैनिक इकट्ठा करके रखना है। कब से है, क्या लॉस हुआ, लास्ट स्टेटमेंट आप लोगों ने क्या सुना ऑनलाइन में,
लास्ट स्टेटमेंट क्या सुना तुम लोगों ने? ठीक है, दैट इज मनसबदारी। थैंक यू रिची। तो इतने सारे सैनिक तुम्हारे पास होने चाहिए, तो मनसबदारी दे दी गई। अब उसको बोला गया कि तुम अपने नीचे सब डिवीजन में अपॉइंटमेंट करो, या तो वो राजा अपॉइंट करके भेज देगा या फिर तुम अपने नीचे अपॉइंट करो। फिर उसको बोल दिया गया कि तुम यहां अपॉइंट कर सकते हो, यहां अपॉइंटमेंट कर सकते हो। सो गांव तक के लेवल के ऊपर अपॉइंटमेंट्स आ गए। क्या सारे अपॉइंटमेंट इनके पास में थे? नहीं। सो इख्तादारी के अंदर क्या काम था? राजा का एक एरिया है, उसकी अपनी एक जमीन है, जिस जगह पर रॉयल कामकाज होता था उसे कहते थे खाली सा लैंड। खाली सा लैंड के बाद कई बार हमने ये देखा इस राजा ने सारी जमीनों को ले लिया, वापस ले लिया, जो दी हुई थी सब ले ली उसने, सब में बांट दी। अकबर की पॉलिसी मल्टी डायमेंशनल थी, सिंगल डायमेंशनल नहीं थी। तो एक रीजन था जहां पे अकबर की खुद की अपनी संपत्ति हुआ करती थी, जहां डायरेक्ट अकबर के पास पैसा आता था, उन्हें खाली सा लैंड कहते थे। सेकेंड, इसके पास यह था कि जो टेरिटरीज इसने जीती हैं उन टेरिटरीज के ऊपर ये अपने गवर्नर अपॉइंट करता था। फिर कुछ ऐसी टेरिटरीज होती थी जहां के राजाओं को इसने हरा दिया है लेकिन उन्हीं राजाओं को दे दिया है, तो वहां पे वो राजा मनसबदार है। राजा नहीं कमा रहा, राजा अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लेगा, राजा को सर्विस में ले लिया। राजा मान सिंह, राजा भगवान दास, मान सिंह 7,000 का मनसब, हाईएस्ट कैटेगरी के अंदर प्रिंसेस को 5,000 का मिलता था, राजा मान सिंह के पास 7,000। तो 7,000 का मनसब है, वो राजा भी आमेर के, तो वो उस हिसाब से अपनी फोर्सेस इकट्ठा करेंगे, लेकिन उनका दीवान अपॉइंट होकर आएगा। सो इट वॉज अ मिला जुला रूप। इट वॉज दैट कि पूरी ऑटोनॉमी दे रखी है। ऑटोनॉमी क्या है? तुम अपने एरिया के अंदर नंबर 1 हो, हमारा गवर्नर स्टेट के अंदर नंबर 1 है, तो राजा अपने एरिया के अंदर नंबर 1 है, लेकिन जब वो अकबर के दरबार में आएगा तो दूसरे मनसबदारों के हिसाब से, उसकी मनसब के हिसाब से वो काम करेगा। पहला प्राइम फीचर जो यहां से मिलता है, इट इज सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम। अकबर का फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें अलग अलग लोगों के नाम आएंगे, वो हम अभी देखते हैं। अब आपने पैसा कमाना चालू कर दिया। प्रॉब्लम एरिया ये होता है कि मैं टैक्स ले रहा हूं, खेती से टैक्स ले रहा हूं, इंपोर्ट भी है, मेरे एक्सपोर्ट्स भी है, बाकी काम भी है, लेकिन मेजर फोर्स कहां पर है? रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू। अब इस लैंड रेवेन्यू को है तो लैंड को नापना जरूरी है, तभी हम अगर जगह जगह पे पढ़ते हैं कि लैंड को नपवाया। चाहे ये हटा दो, राजा की जगह गवर्नर लिख दो, गवर्नर जनरल लिख दो, वाइसराय लिख दो। इसने लैंड्स को मेजर किया, इसने परमानेंट सेटलमेंट किया, इसने रियायतवारी चालू करी, इसने महालवारी चालू करी। ये सिस्टम है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के। सो रेवेन्यू को नपवाने का काम है, नपवाओगे तो मेजर करोगे, तो मेजर करने के बाद आपको उसको रिकॉर्ड में लिखना पड़ेगा। भाई पता कैसे चलेगा कि किस इलाके से कितना आ रहा है? तो गांव गांव में, दैट इज ग्रास रूट लेवल के ऊपर जमीन को नापना है। तो नापने के लिए क्या चाहिए? टेप, इंची टेप, उस टाइम नहीं था, तो गजे सिकंदरी, जो सिकंदर लोधी का था, लंबा तो जरीब, बांस की, बैम्बू जरीब, आजकल वो लोहे की जरीब चलती है, जरीब वही है, उसी टाइम से चल रही है। तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के आज भी वही वाले कंसेप्ट है। आज हम लोग डिजिटाइज्ड हो गए हैं और जीआईएस का इस्तेमाल करने लगे हैं, जीपीएस का इस्तेमाल करने लगे हैं। हम हमारी बाउंड्रीज को इलेक्ट्रॉनिकली मेजर कर सकते हैं वाया यूज ऑफ सैटेलाइट। लेकिन कंसेप्ट क्या है? मेजरमेंट। मेजर कर लिया, पहला तुम्हारी जमीन इरिगेटेड है, नॉन इरिगेटेड है, तुम्हारी जमीन कितने साल तक खाली छोड़ी जा सकती है, तो इस तरह से उसने 4 डिवीजन करे। इन चारों डिवीजन के अंदर फर्दर 3 डिवीजन करे, उन 3 डिवीजन का एवरेज निकाला कि बहुत अच्छी जमीन और हल्की जमीन, हर साल खेती होती है, उसके 3 डिवीजन, बहुत अच्छी, सबसे खराब, और इनका एवरेज निकाला ताकि किसी के ऊपर ज्यादती नहीं हो। लेकिन जिसकी जमीन हल्की थी उसका तो फिर भी नुकसान था, क्योंकि उसको अबव एवरेज प्रोड्यूस का देना है। और फिर अगला काम करा, हर साल मानसून एक जैसा नहीं होता, तो मॉनसून की वेरिएबिलिटी को कैसे देखेंगे? तो बंदों ने दिमाग लगा के 10 साल का सिस्टम निकाला कि 10 साल तक इतना तुमने दिया था, वो एवरेज निकल गया। सो कितनी एवरेजिंग करने के बाद उन्होंने एक साइंटिफिकली उस टाइम के हिसाब से, जस्टिफिकेशन के हिसाब से किसान को टैक्स का स्ट्रक्चर दिया। तो 4 डिवीजन, 4 के फिर 3 डिवीजन, और वो भी 10 साल के मीन पर, कि एक साल सूखा पड़ा, एक साल बहुत ज्यादा बाढ़ हो गई, 2-3 साल अच्छी फसल हुई, इस सब का मीन निकाला।
और मीन निकालोगे इस टाइम पे तो एवरेज आएगा, फिर टैक्सेशन लगा। तो इसके अलग अलग तरह की जमीनों पे अलग अलग तरह के टैक्सेशन थे, हर एक सूबे में अलग था। अगर राजस्थान वाला बेल्ट है जहां पे खेती कमजोर है, वहां टैक्सेशन अलग होगा। बिहार बंगाल अवध वाला बेल्ट है जहां पे पानी अच्छा है, पंजाब वाला बेल्ट है पानी अच्छा है, सिंध वाला बेल्ट है पानी अच्छा है, यहां पे टैक्सेशन अलग था। कंसेप्ट आ गया। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम जब बात करते हैं तो उसने भी दोआब में टैक्सेशन का एक एफर्ट डाला था। क्यों डाला था? क्योंकि वहां की फसल ज्यादा अच्छी होती थी, फर्टाइल लैंड्स हैं। तो क्या करा, कहां से निकलना है तो यूनिट वाइज उसका डिस्क्रिप्शन कर दिया। फिर यह बोला गया कि अब इस जगह पर 10 साल के लिए फिक्स है, पुराने 10 साल के एपिसोड से अगले 10 साल तक हम काम करेंगे। इसको कहा गया है 10 साला बंदोबस्त, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगा। सो कंसेप्ट क्या है? थ्योरी ऑफ किंगशिप अकबर की 2 हिस्सों में चलेगी। पहला हिस्सा क्या था? जब उसे आमिरुल मोमिनीन कहते थे। दूसरा हिस्सा क्या है? जब वो जिल्ले इलाही का टाइटल लेता है। दैट इज सिंपल। फिर सॉवरेन है तो सॉवरेन के पावर्स एंड ड्यूटीज हैं, क्या क्या था। देन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, नाम है। फिर सूबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसे सरकार बोलते थे, और लास्ट में महाल्स या परगना। ये लोएस्ट फिस्कल का मतलब क्या होता था? फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल डिवीजन होता था इसका। फिर आता है हमारा मनसबदारी, जिसके ऊपर मैंने पहले बात करी थी कि 3 डिवीजन हुआ करते थे मनसबदारी में, और 2 क्लासिफिकेशन के सिस्टम थे, एक था जात और दूसरा था सवार। तो सबसे पहला वाला क्लासिफिकेशन था जात इज इक्वल टू सवार, दूसरा था सवार इज मोर देन हाफ ऑफ जात, और तीसरा था सवार इज लेस देन हाफ ऑफ जात। फिर एक फोर्सेस हुआ करती थी इसकी कुछ मनसबदारों के पास, जिनको दाखिली कहते थे। ये फोर्स बहुत खतरनाक फोर्स थी इसकी। और दूसरी एक और फोर्स होती थी अहदीज। और फिर अकबर के बाद में मनसबदारी के साथ में और कंसेप्ट आ गए, दू अस्पा और सिंह अस्पा। इसको ओपन कर लेना, यहां ओपन नहीं किया मैंने। दू अस्पा सिस्टम मनसबदारी में क्या था, ये बाद वाले राजाओं ने निकाला था। दू अस्पा और सिंह अस्पा। फिर कोई सेपरेट डिपार्टमेंट दाग महली का सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ट्रांसफर नहीं होते थे, डिफेक्ट्स बहुत सारे थे मनसबदारी में, और इसी डिफेक्ट की वजह से मुगल सिस्टम, इसके पावर की वजह से, जो इसके फीचर्स थे उसी की वजह से खड़ा हुआ था, और उसी की वजह से ये खत्म हो गया। जो इसका पावर था बाद में चल के वही इसका डिफेक्ट बन गया। शुरुआत में मनसबदार आए हैं तो लॉयलिटी राजा के प्रति होना चालू, लेकिन जैसे 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 मनसबदारी बढ़ती चली गई, लॉयलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग एसोसिएट होती चलेगी नोबल्स के साथ। और फिर हर एक इंसान जो अपनी फोर्सेस को मेंटेन कर रहा है, अगर यहां पर सिर्फ ट्रांसफर वाला सिस्टम रखा जाता, सिर्फ ट्रांसफर अगर ये करने की कोशिश कर देता कि हर साल 10% लोग इधर से इधर शिफ्ट होंगे, सो नेशनल कैरेक्टर और स्ट्रांग होता। और मुगल्स आज भी राज कर रहे होते हैं। ट्रांसफर नहीं करते हैं तो एक ही जगह पर रहता है इंसान और करप्शन बढ़ता है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन बहुत ज्यादा था, पॉम्प एंड शो बहुत ज्यादा था, लॉयलिटी मनसबदार के प्रति बहुत ज्यादा थी। ये सारे फीचर्स थे जो प्रॉब्लम करते थे। अकबर पॉलिसी हमने बात कर ली है। सुलह एक कुल इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज यूनिवर्सल पीस। इसके एक टीचर हुआ करते थे अब्दुल लतीफ, वो इसकी इंस्पिरेशन थी कि सबका साथ सबका, वो आज का है, बट सुलह एक कुल मतलब सबका, और सबके साथ सुलह यानी हम ट्रीटी में रहें। सो हेरिडिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स से लिबरलिज्म आता है। इसने बहुत सारे अबॉलिशंस किए थे, और इनफैलिबिलिटी की डिक्री जब इसने ली थी, जिसे हम महजर बोलते हैं, उसके बाद ये काम इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर दीन इलाही है। देन अकबर की थ्योरी ऑफ टैक्सेशन। सबसे पहला अबुल फजल का एक स्टेटमेंट है कि अकबर का कंसेप्ट क्या था टैक्स लेने पर और क्यों लेना है। तो थ्योरी है एग्जिस्टेंस ऑफ अ जस्ट मोनार्क। जस्ट मतलब जस्टिफाइड। यहां पर इस जस्ट मोनार्क को दूसरे शब्दों में अगर आप लिखोगे तो उसे बोलोगे बेनेवोलेंट डेस्पॉट। ये शब्द आएंगे, अकबर के साथ आएगा, जहांगीर के साथ आएगा, और शाहजहां के साथ आएगा। बेनेवोलेंट यानी भला करने वाला, डेस्पॉट है ना, हाँ, जो मेरी मर्जी आएगी मैं वो करूंगा, लेकिन मैं भला करूंगा। मार भी सकता हूं, गला भी उड़ा सकता हूं, कोई मुझे कुछ नहीं पूछने वाला। सो एग्जिस्टेंस ऑफ जस्ट मोनार्क इज एसेंशियल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ऑनर, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल। जनता की लाइफ के लिए, ऑनर के लिए, उनकी प्रॉपर्टी के लिए और उनकी लिबर्टी के लिए एक जस्ट मोनार्क का होना जरूरी है। एंड द फॉर्मर यानी मोनार्क को देयरफॉर टू बी पेड फॉर हिज सर्विसेज टू द पीपल। जो वो जनता की सेवा कर रहा है इसलिए उसको पे करना है। तो यार टैक्सेशन की थ्योरी आ जाती है
थ्योरी का बेसिस आ जाता है और अबुल फजल के वर्ड्स में आता है। एज द क्वालिटी एंड नेचर ऑफ द सॉइल डिफर्ड, अभी जो मैंने बात करी हर जगह की क्वालिटी अलग थी सॉइल की, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच स्टेट मस्ट टेक दीज सर्कमस्टांसेस इनटू कंसोलिडेशन। सारे सर्कमस्टांसेस को मेजर किया गया। अकबर ने रिलीजियस टैक्स हटा दिया, पिलग्रिमेज का टैक्स हटाया था, और धीरे धीरे ज़कात भी अपने आप खत्म हो गई थी। ज़कात वो सिर्फ वो कैटल वगैरह के लिए रह गई थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो खजाने में पैसा आता था वो खत्म हो गया। पैसा तो चाहिए, सो आपको मॉडिफाई करना था। आपने एक जगह अगर सप्लीमेंट्री करना है तो दूसरी जगह टैक्सेस लगाने हैं, तो टैक्सेस के सोर्सेज बनाना चालू करें। तो सेंट्रल टैक्सेस थे, बड़ी लंबी लिस्ट है सेंट्रल टैक्सेस की। फिर खालिसा लैंड्स बहुत कम थी इसके पास, जो इसके पहले वाले पीरियड में हुआ करती थी, वो खालिसा लैंड बहुत ज्यादा थी जहां राजे के पास पूरा पैसा आता था। इसके पास कम थी, कम होने के बाद भी खजाना भरा रहता था। 1563 के अंदर अहमद खान को खालिसा लैंड का इंचार्ज बनाया गया कि तुम जाके ये खालिसा लैंड को ऑब्जर्व करोगे, और 2.5 लाख रुपए का उस समय में रेवेन्यू कलेक्ट करके दिया। तो इसकी पहली कैपिटल हो गई आगरा, दूसरी जो हेडक्वार्टर हुआ करता था दैट वाज लाहौर। सो आगरा और लाहौर के इलाके की जो खालिसा लैंड थी वहां से उस समय में 2.5 लाख रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट किया। जनरली सिंगल फसल, जनरली सिंगल फसल है तो रुपी है ना। शेरशाह, शेरशाह है ना। ओके, फिर अगला काम करता है ये 1566 में मुजफ्फर खान को फाइनेंस मिनिस्टर बना देता है और टोडरमल उसके डिप्यूटी रहते हैं। मुजफ्फर खान के सामने प्रॉब्लम आ जाती है। पहला है कि जो मैं रोल रेंट ले रहा हूं, मतलब रेंट का जो रोल बना रहा हूं, रेंट को जो मैं टैक्स में ले रहा हूं, लिस्ट बना रहा हूं, वो गलत है। रेंट ये नहीं टैक्स, रोल रेंट गलत है। कुछ तो भी बना हुआ है घर पे बैठ के कि इससे इतना वसूल कर लेना, उससे इतना वसूल कर लेना। तो जनता के अंदर एक एट्रोसिटी की भावना आ जाती है कि हमारे साथ एट्रोसिटी हो रही है। उसको खत्म करना तो पहला ये कि सही तरीके से इंप्लीमेंट करना है, सही तरीके से डिसाइड करना है किससे कितना टैक्स लेना है, दैट इज एस्टिमेट सही होने चाहिए। दूसरा, एक शेड्यूल था, एक ही प्राइस थी, सवा शेर, मतलब वो क्या, कौन सा, 1.25 सवा नहीं, वो एक ही कहावत है ना कि उतने में ही ये भी आता है, उतने में ही वो भी आता है। हाँ, सवा शेर भाजी सवा शेर खाजा, है ना। वो वाला कहावत थी कि सबको एक ही तरीके से नाप लिया आपने, वो हो नहीं सकता, उसके अंदर डिफरेंस होना चाहिए। तो दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने बैठे ये दोनों, और फिर इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया जिसको बोला गया हाल ए हासिल, यानी हासिल करने वाले का हाल, हाल यानी करंट अफेयर्स, कि अभी अभी हमारे पास ये स्टेटस है। रिपोर्ट इन्होंने इश्यू करी इन अदर सेंस, उसको जुमाबंदी भी कहा गया कि सारी चीजों को जमा करा गया एंड इकट्ठा करा गया, तो जुमाबंदी। फिर 1569 में शहाबुद्दीन अहमद ने शेरशाह की पॉलिसी को अबॉलिश कर दिया और एक रफ मैनर निकाला कि हमारे खेत में से कितना प्रोड्यूस हो सकता है। इसके बाद में इसको मस्क बोला गया, इस सिस्टम को, जो रफ सिस्टम इसने एवेल्युएट करने का निकाला। तो सेकेंड स्टेज क्या हो गई, मस्क। पहले वाली हाल हासिल, दूसरा आया मस्क। फिर इस मस्क के ऊपर, इसको पॉपुलरली कानकुट भी बोला जाता था, और इसका मतलब यह होता था कि खेत के अंदर जो फसल खड़ी है, बंदा जाएगा, फसल का चेक करेगा कि इतनी फसल है, उसके हिसाब से टैक्स होगा। सो दैट इज द कानकुट या मस्क सिस्टम। 1570-71 में राजा टोडरमल नया शेड्यूल बनाना चालू करते हैं फॉर ईच दस्तूर। दस्तूर को आगे डिफाइन कर दिया है मैंने, मत चिंता करो कि दस्तूर क्या है। सो हर एक दस्तूर के लिए इनका डिसीजन अलग अलग हो गया बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोड्यूस ऑफ द फील्ड। जमीन एक्चुअली कितना पैसा दे रही है, क्योंकि सरकार को बजट बनाना पड़ता है कि मैं अगर आर्मी लेकर आ रहा हूं और मेरे पास पैसा नहीं है, तो आर्मी की क्या कंडीशन, अलाउद्दीन खिलजी हो, मोहम्मद बिन तुगलक हो, पैसे की कमी थी, आर्मी तो बड़ी बनानी थी। तो पैसे लाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म कर दिए थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने करेंसी छाप दी थी, टैक्सेशन बढ़ा दिया था, उसका अलग पैटर्न था। अकबर के टाइम पीरियड पे एक्चुअल असेसमेंट करना चालू करा कि पैसा कितना आएगा तो हम कितना खर्चा कर सकते हैं। इनपुट को जानना जरूरी है, यानी टैक्स एस्टिमेट निकालना जरूरी था, वो काम इन्होंने करा। इन्होंने जागीर लैंड्स को भी उसमें इंक्लूड करा और मस्क को हटा दिया और 10 साल के लिए एनफोर्स किया 1580 में। सो 1556 से लेकर 1580 तक का इसका एक्सपेरिमेंटल पीरियड है। और 1580 के अंदर राजा टोडरमल असेसमेंट कैश के अंदर करना चालू करते हैं। दो तरीके से टैक्स लेते थे, कैश में और काइंड में।
आधा टैक्स लेना है, तुमने जितने खेती कितना भी उगाया उसका आधा मेरा। तो मैं जाऊंगा, हाँ भाई सारा प्रोड्यूस निकालो, आधा मुझे दो, मैं चले जाऊंगा। दैट वाज इन। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कैश भी था, काइंड भी था। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो गल्ला भरा गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आने वाला इब्न बतूता लिखता है कि उसके टाइम का जमा किया हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का जमा किया हुआ गेहूं बटता था। दैट वाज काइंड। अकबर के टाइम पे कन्वर्ट हो गया कैश में, कि अब आपको कैश देना है, गल्ले का कोई मतलब नहीं, अब आप मुझे कैश में दोगे। तो कैश के लिए मेरे पास मिंट होना जरूरी है, कॉइनेज होना जरूरी है। सिक्के नहीं होंगे तो फिर मेरी करेंसी के बदले में आएगा कैसे? सो वो मिंट आएगा। लैंड को सिकंदर लोदी के गज से, जिसे गज सिकंदरी कहते हैं, 41 डिजिट का होता था, 33 इंच का होता था, उससे नापा गया। बंबू की जरीब यूज करेगी। सूरी के टाइम पर हेम्प की जरीब होती थी, यानी एक रस्सी होती थी, उससे बनाई जाती थी। इसने जो जमीनों को मेजर करवाया उनको 4 हिस्सों में डिवाइड करा, पोलज, परौती, चचार और बंजर। फिर 3 हिस्सों में डिवाइड करा जो मैंने अभी आपको समझाया, और हर एक का एवरेज निकालने के बाद उसे स्टैंडर्ड बना दिया कि ये स्टैंडर्ड होगा इसके टैक्स का। फिर 10 साल की प्रोड्यूस को लिया गया, हर एक बीघा को, बीघा यहां पर उसने एक यूनिट बनवाया, 60 यार्ड्स बाय 60 यार्ड, 3600 यार्ड का बीघा था, यानी ऑलमोस्ट 1 हेक्टेयर से छोटा ही था। 1 हेक्टेयर होता है 100 मीटर बाय 100 मीटर, और यार्ड इज बड़ा। खैर वॉट एवर। सो काइंड में, काइंड की बजाय कैश में कन्वर्ट कर दिया टैक्स को, और पूरे एम्पायर को दस्तूर में डिवाइड किया। दस्तूर इज अ टेरिटोरियल डिवीजन, परगना वर्गना ठीक है, दस्तूर इज अ टेरिटोरियल डिवीजन फॉर फाइनेंस, जहां पर यूनिफॉर्म प्राइसेस होंगी, और यूनिफॉर्म प्राइसेस को पिछले 10 साल के एवरेज पे डिवाइड किया गया। इसको कहा गया है दहसाला बंदोबस्त, अकॉर्डिंग टू वीए स्मिथ। वीए स्मिथ का तो बाद में जो परमानेंट सेटलमेंट है वो अकबर से निकलता है, बट उसका डिफरेंस अलग है, वो 10 साल के लिए नीलाम किया गया था। सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि दहसाला ऑफ अकबर वर्सेस द एनुअल सेटलमेंट या 10 ईयर सेटलमेंट ऑफ कॉर्नवालिस कंपेयर करने को, तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस। ये साइंटिफिकली सिस्टम है, वो 10 साल की नीलामी है, दैट्स इट, इतना था। अकबर का साइंटिफिक था। फिर इन्होंने दहसाला या कानकोट या जब्ती नकदी सब खत्म कर दिया, फिर पट्टा देना चालू करा। पहले शेरशाह के टाइम पे रेवतवारी होती थी, इसी वजह से यही कॉमन टर्म्स को बाद में यूज किया गया। महालों में बटा हुआ होता था महाल, तो महालवारी सिस्टम चालू हुआ। तो ये कंसेप्ट समझना जो अंग्रेजों ने यूज किया। अंग्रेजों ने अपना कुछ यूज नहीं करा, पुराना जो मटेरियल था उसी को अपने हिसाब से नाम में ढाल दिया। तकावी लोन देता था, कलेक्टर्स को मंथली सेटलमेंट भेजना पड़ते थे। मंथली क्या क्या बताना पड़ता था कि मेरे यहाँ की जनता की कंडीशन कैसी है, पब्लिक की सिक्योरिटी किस तरह से है। आज भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का यही काम है, वो यही देखेगा। रेंज ऑफ मार्केट प्राइसेस एंड रेंट्स उसके हाथ से चला गया है। कलेक्टर के हाथ में ये नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो रेवेन्यू कलेक्टर, वो सिर्फ रेवेन्यू का कलेक्टर था। रेवेन्यू इज नॉट अ मेजर थिंग नाउ डेज, वो मिनिमम पर है। देन कंडीशन ऑफ पुअर, गरीबों की कंडीशन कैसी है, और दूसरी सारी कंटिजेंसी। इसने कैश में कन्वर्ट करने के लिए सिक्कों की जरूरत पड़ी, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड ब्रॉन्ज का मिक्स करके कॉइनेज बनाए। कॉइन किस तरह के थे? गोल्ड था जिसमें एक इलाही था जिसका 10 रुपए की वैल्यू होती थी, 1 इलाही इज इक्वल टू 10 रुपीज। फिर एक था शहनशाह जो 101 तोले का होता था, 101 तोला सोना। इसको कंफर्म कर लेना, मुझे थोड़ा सा डाउट है यार, 101 तोला बहुत होता है, वो ब्रिक ही हो गई, 1 किलो के बराबर हो गया वो। तो शहनशाह कंफर्म कर लेना कि 10 ग्राम तो नहीं है वो, 10 तोला तो नहीं है, उसे कंफर्म कर लेना। सिल्वर का रुपी होता था, रुपी वॉज राउंड, सिल्वर रुपी वॉज राउंड, और 172 ग्रेन का था। और स्क्वायर रुपी होता था, मतलब स्क्वायर जो सिक्का चलता था उसे कहते थे जलाली। फिर रुपया, अगर बचपन में कभी ध्यान दिया हो तो अठन्नी चला करती थी, चवन्नी चलती थी, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 3 आता था, 3 पैसे आते थे, 1, 2, 3 पैसा आता था, 5 पैसा आता था। किसी ने देखा सिक्का? ओके, मेरे बचपन में चलते थे 1 पैसा, 2 पैसा, यानी 10 पैसा बहुत बड़ी रकम होती थी उस टाइम पर। फिर इसने कॉपर के सिक्के चलाए, इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता था, जिसमें दाम एक सिक्के का नाम है, पैसा एक सिक्के का नाम है, फुलूस सिक्कों का नाम है। दाम और रुपया का जो रेशियो था, 40 दाम का 1 रुपया बनता था, ठीक है। और 25 जीतल, जीतल सबसे छोटा था। जीतल किसने चलाया था?
जीतल और टंका। तो जीतल उस टाइम का चल रहा है, तो जीतल सबसे छोटा था, 25 जीतल का 1 पैसा बनता था। सो बहुत लंबा चौड़ा करेंसी का स्प्रेड था, बहुत लंबा चौड़ा। सबसे छोटी चीज खरीदनी है आपको तो आप शहनशाह लेके नहीं जाओगे कि वहां जाके तोड़ के दे रहे ये टुकड़ा ले ले। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन है और ये भी साइंटिफिकली था। अगर आज हम देखते हैं तो मिनिमम 1 रुपया है, लेकिन किसके पॉकेट में 1 रुपया होगा आई डोंट नो। हो सकता है, मैं तो कैशलेस, लेस कैश कैशलेस दोनों हो रहा हूं ठीक है। जब से वो, क्योंकि छुट्टे कराने वाला कौन था? जनरली सब्जी वाले छुट्टे करके देते थे, आजकल सब्जी वाले भी फोटो दिखा देते थे, ये ट्रांसफर मार दो, भिखारी भी करने लगे तो ये इसका काम था। बेसिकली शेरशाह का जो एलिमेंट था उसको मैंने यहां ऐड कर दिया है, बट मुझे उसको फिक्स करना है क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मेंस में ये है कि एक्सप्लेन दैट अकबर्स पॉलिसीज वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिसी ऑफ शेरशाह, या शेरशाह's policy culminated in Akbar's administration, या Akbar's policies were the continuation of शेरशाह's policy। So यहां शेरशाह को समझना बहुत जरूरी है कि उसने भी जमीनें नपवाई थी, तो वो आई हैव टू डू, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था बट देना था तो दे दिया है। सो यहां पर इस चीज का एग्जाम्पल लिखा है मैंने, अर्स्किन कानूनगो त्रिपाठी के, शेरशाह हैड मोर ऑफ द स्पिरिट ऑफ अ लेजिस्लेटर एंड गार्जियन ऑफ हिज पीपल देन ऑफ अ सक्सेसफुल मिलिट्री एडवेंचरर। कानून को कहते हैं ग्रेटर कंस्ट्रक्टिव जीनियस एंड अ बेटर नेशन बिल्डर देन अकबर द ग्रेट। तो शेरशाह वर्सेस अकबर, क्वेश्चन तो अकबर की पॉजिटिव, शेरशाह के पॉजिटिव एंड कंट्राडिक्टरी, तो आपको यह बताना पड़ सकता है कि शेरशाह बेटर था, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, तो शेरशाह से कंपैरिजन बहुत ज्यादा जरूरी है। देन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस आएंगी, मेजर सिटीज कितनी थी, कौन कौन आया था, फॉरेन ट्रेवलर्स कौन कौन आते थे, फॉरेन ट्रेडर्स कौन कौन से रहते थे, रोड्स कितनी थी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट, इंपोर्ट्स क्या होते थे, टोटल इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, लोग क्या क्या खेल कूद किया करते थे, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। देन अगला पार्ट आता है लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक और पेंटिंग, इसको अपन कर लेंगे, 1 घंटा बहुत हो गया है ना। ये कल्चर वाला पार्ट है, तो इसके अंदर आर्किटेक्चर मैंने बहुत अच्छे से ओपन किया है। आर्किटेक्चर के अंदर मैंने पूरा दिल्ली सल्तनत को इन्वॉल्व किया है, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स। तो इन्वॉल्व है जस्ट अभी अक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट किया है। सो आई होप यहां पर ये एलिमेंट आपको समझ में आया होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स, कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद रखो। 3 मार्क के अंदर जितने भी हेडलाइंस हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सबको लिखो। मनसबदारी 3 नंबर में या मनसबदारी 5 नंबर में, कैसे समझाओगे? तो पीरियड्स आपको पता होना चाहिए, मनसबदारी का ओरिजिन पता होना चाहिए, अकबर के टाइम पे मनसबदारी कैसे हुई और फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से थी, तो जहांगीर के टाइम पर क्या था, शाहजहां के टाइम पे क्या था, तो मनसबदारी वो निकाल के रखोगे। 5 मार्क में तैयार कर लो। सुलह कुल आ सकता है 3 मार्क में। सुलह कुल अगर 5 मार्क में आएगा तो आपको इसके अंदर राजपूत पॉलिसी को इंक्लूड करना है और साथ ही साथ में आपको इबादत खाना या दीन इलाही इंक्लूड करना है। सबको एक करने की जो कोशिश है, दैट इज सुलह कुल, जो प्रिंसिपल है। ये तीनों एक साथ जुड़े हैं, राजपूत पॉलिसी हो, दीन इलाही हो या सुलह कुल हो, इनमें आपस में रिलेशनशिप है। सुलह कुल पहला प्रिंसिपल है। ओके, देन आर्ट्स एंड क्राफ्ट कल देखते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन करो, 11 नंबर में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन करो, कोशिश करना कि किस तरह से। तो मिलिट्री है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन मैंने यहाँ ओपन नहीं किया है क्योंकि मनसबदारी से मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन बनता है। कितनी फोर्सेस हुआ करती थी इनके, कितनी इन्फेंट्री थी, कितनी कैवलरी थी, कितनी आर्टिलरी थी, तोपखाने भी थे इनके, और इसी तोपखाने की वजह से ये पावरफुल थे। लेकिन जैसे ही जैसे बाद में दूसरे स्टेट्स के पास तोपखाने आने लग गए, वो मामला गड़बड़ हो गया। प्लस इनकी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ हुआ करती थी बाबर, हुमायूं और इनिशियल अकबर की, वो इनिशियल स्ट्रेंथ खत्म हो गई। जो घुड़सवार बैटल किया करते थे ये मंगोल थे, टर्को मंगोल। सो वहाँ पे जो इनकी कंडीशनिंग होती थी घोड़े पर, वो इंडिया में आने के बाद हाथियों पे बदल गई, क्योंकि इन्हें प्लेन्स पे राज करना है। और हाथी ओरिएंटेड जैसी फोर्स होती, जैसे इब्राहिम लोदी के ऊपर हमने बात करी कि हाथियों को दारू पिला दी थी, तोप खाने से डर के भाग गए थे, ये हाथी साउथ इंडिया में नहीं चले। सो धीरे धीरे अकबर के बाद में हाथी वाला फोर्स, हाथी से पावर दिखाना वो ज्यादा हो गया, बजाय इसके कि जो मंगोल अटैक हुआ करते थे, खतरनाक फास्ट अटैक्स होते थे, वो वाली एक जो कंडीशनिंग थी वो खत्म हो गई। प्लस जो ये अपनी यूनिक फीचर लेकर आए थे वो सबको पता चल गया। सो एवरीबडी वाज प्रिपेयर्ड कि सामने वाला कैसे करेगा। तो बाद के मुगल्स
इनोवेशन की कमी की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाए। ये कंसेप्ट है। तो मिलिट्री कंसेप्ट आएंगे, फाइनेंशियल कंसेप्ट आएंगे, देन सोशल पॉलिटिकल कंसेप्ट आएंगे। चलो कल देखते हैं। एनी क्वेश्चंस? कहाँ है? एनी क्वेश्चंस? 1 घंटे की फिर भी क्लास होगी। छोटे छोटे पॉइंट्स में करने की कोशिश करो। हेडिंग्स जितने हैं उन सबको 5 नंबर में करने की कोशिश करो। अकबर कर डालना, क्योंकि जहांगीर और शाहजहां में ज़्यादा कुछ रोल नहीं मिलेगा, वो अकबर की ही सारी पॉलिसीज़ हैं। हाँ, जहांगीर की जस्टिस ये एक फीचर है जिसको मुझे करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। फिर औरंगजेब ऑल टुगेदर अलग हो जाएगा। उस कोई सुलह कुल वलह कुल नहीं है उसकी वो कुल है, खुद ही कुल है। चलो टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ।